नमस्कार मित्रों जो मेरे प्यारे साथियों, कमला क्लासेज में आप लोगों का स्वागत व अभिनंदन है। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग पहले के जैसे स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने आगामी परीक्षा की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। तो चलिए अब अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो हम लोग इससे पहले अध्याय 1 मंगलम और अध्याय 2 पाटलिपुत्र वैभवम का प्रश्नोत्तर सहित सब कुछ क्लियर कर चुके हैं। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं संस्कृत के अध्याय 3। संस्कृत के अध्याय 3 जिसका नाम है अलस कथा। क्या नाम है मित्रों? अलस कथा। अलस कथा का अर्थ क्या होता है? तो अलस मतलब होता है आलसी। कथा मतलब होता है कहानी, मतलब आलसी की कहानी या आलसियों की कहानी। आलसी की कहानी या आलसियों की कहानी, क्योंकि मानव का सबसे बड़ा दुर्गुण में एक आलस भी आता है जो व्यक्ति को लगभग बेकार कर देता है। तो चलिए चलते हैं इसके अर्थ की ओर, क्या है देख लेते हैं। अलस कथा का अर्थ क्या होता है? तो अलस कथा का अर्थ होता है आलसियों की कहानी। आलसियों की कहानी। आलसियों की क्या होता है? कहानी होता है। तो मनुष्य के जीवन में बहुत अधिक दोष होते हैं, जिसमें से एक दोष आलस्य भी है, जो केवल एक व्यक्ति को ही नहीं प्रभावित करता है, बल्कि व्यक्ति में उस व्यक्ति के परिवार को भी यह प्रभावित करता है। उस व्यक्ति के परिवार भी इनके शिकार हो जाते हैं। ठीक है, तो इस पाठ में विद्यापति जी उस आलस्य नामक दुर्गुण को बताते हुए और उसमें सुधार करने का कुछ मतलब निराकरण करने का उपाय बताते हैं। और उन्होंने चलिए चलते हैं, देखते हैं आगे क्या सब है इसमें। पहले इनका हम परिचय जानेंगे। चलिए पढ़िए मेरे साथ, बोलो। अयम पाठः विद्यापति कृतस्य विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षेति नामकस्य पुरुष परीक्षेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। अयम मीन्स क्या होता है? यह होता है। अयम मतलब यह पुल्लिंग के लिए। अयम मतलब क्या होता है? पाठ मतलब क्या होता है? पाठ। यह पाठ विद्यापति कृतस्य मतलब विद्यापति जी के द्वारा, कृतस्य मतलब होता है रचना किया गया या रचित, विद्यापति जी द्वारा रचित कथा ग्रंथस्य कथा ग्रंथ के पुरुष परीक्षेति नामकस्य, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा पुरुष परीक्षा जोड़ इति जोड़ नामकस्य। जोड़ क्या? नामकस्य। पुरुष परीक्षा जोड़ इति जोड़ नामकस्य। पुरुष परीक्षा इति मतलब यह या ऐसा, नामकस्य मतलब नाम के या नामक के, अंश विशेषः मतलब विशेष, अंश मतलब भाग या हिस्सा, वर्तते मतलब हैं। वर्तते का मतलब क्या होता है? हैं। मतलब यह पाठ
विद्यापति जी द्वारा रचित। अब बोलो विद्यापति कौन थे? तो विद्यापति मिथिला के सुप्रसिद्ध मैथिली कवि थे, सुप्रसिद्ध मैथिली कवि थे, जिन्होंने मैथिली भाषा में बहुत सारे कविताएं की रचना की है, बहुत सारी कविताएं की रचना की है। तो विद्यापति जी द्वारा रचित कथा ग्रंथ के पुरुष परीक्षा नामक या नाम के अंश विशेषा मतलब विशेष हिस्सा या अंश वर्तते मतलब हैं। तो ये थोड़ा वाक्य सही करना है, तो जैसे है वैसे नहीं बोलना है। तो यह पाठ विद्यापति जी द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ के विशेष भाग है, विशेष भाग है। कौन कथा दोस्तों? अलस कथा। कौन कथा? अलस कथा। कौन कथा? अलस कथा। अब यहाँ से एक दो ऑब्जेक्टिव बनेगा। अलस कथा पाठ की रचनाकार कौन है बोलिए तो? विद्यापति जी हैं। कौन है? विद्यापति जी। किस पाठ की रचनाकार हैं? अलस कथा। अब दूसरा ऑब्जेक्टिव इससे बनेगा कि पुरुष यानी अलस कथा किस कथा ग्रंथ से लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से लिया गया है। अलस कथा विद्यापति जी द्वारा रचित किस कथा ग्रंथ से लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से लिया गया है। इस लाइन का अर्थ समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए बोलिए पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम, सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्नानाम मानव गुणानाम महत्वम वर्णयति दोषानाम च निराकरणाय शिक्षाम ददाति। चलिए बोलिए तो पुरुष परीक्षा का अर्थ क्या होगा? पुरुष परीक्षा नामक जो ये कथा ग्रंथ है, तो पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में कथा रूपेण कथा के रूप में या कथा के रूप में विभिन्नों के या विभिन्न के मानव गुणों के विभिन्न मानव गुणों के महत्वम मतलब महत्व को, वर्णयति मतलब वर्णन करता है। वर्णयति मतलब क्या हो जाएगा? वर्णन करता है। दोस्तों ये हो जाएगा, कह रहा है कि पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में कथा के रूप में विभिन्न मानव के गुणों को वर्णति महत्वम मतलब महत्व को, वर्णयति मतलब वर्णन करता है, मानव के गुणों के महत्व को वर्णन करता है। दोषानाम च का प्रयोग कहाँ करना है? ये ना कैसे? और दोषानाम मतलब दोषों के, निराकरणाय मतलब निराकरण के लिए, शिक्षा ददाति मतलब देता है, ददाति मतलब देता है। कैसे? और दोषों के निराकरण के लिए शिक्षा देता है। कौन सा ग्रंथ? पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ, विद्यापति जी के द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ। ये क्या करता है मित्रों? तो ये एक सरल संस्कृत भाषा में रची गई है, जो मानव के विभिन्न गुणों के महत्व को वर्णन करता है, साथ ही मानव के अंदर जो दोष हैं उन दोषों के निराकरण के लिए शिक्षा देता है। दोषों के निराकरण के लिए क्या देता है? शिक्षा देता है।
समझ में आ गया? ये लाइन समझ में आया? यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं ना? तो इससे कोई एक दो ऑब्जेक्टिव निकलेगा। फिर ये कहेगा कि पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ किसके गुणों के महत्व का वर्णन करता है? तो मानव के गुणों का। किसके गुणों का? पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ, पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ किसके गुणों के महत्व का वर्णन करता है? मानव के गुणों के महत्व का वर्णन करता है। एक ऑब्जेक्टिव उसका विरुद्ध पूछ सकता है, क्या? तो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ किसके अवगुणों का वर्णन निराकरण के लिए शिक्षा देता है? तो मानव के अवगुणों के निराकरण के लिए क्या देता है? शिक्षा देता है। मानव के अवगुणों के निराकरण के लिए क्या देता है? शिक्षा देता है। और तीसरा ऑब्जेक्टिव ये निकल सकता है कि पुरुष परीक्षा नामक विद्यापति जी द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ किस भाषा में रचित है? तो संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में रचना किया गया है। क्यों? यहाँ पे फंसा सकता है एग्जामिनर, क्योंकि यह विद्यापति एक मैथिली कवि थे, लेकिन हमें वहां नहीं जाना, बल्कि हमको आंसर क्या देना है? संस्कृत भाषा में। इसका आंसर क्या देना है? संस्कृत भाषा में। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े ना? बोलो। विद्यापति लोकप्रिय है, मैथिली कवि है, आसित। विद्यापति मतलब क्या? विद्यापति लोकप्रिय है, तो लोकप्रिय, लोगों का प्रिय, मैथिली कवि, आसित मतलब वैसे तो यहाँ था है, लेकिन हम आदर सूचक शब्द, आदर सूचक के लिए यहाँ पे हम थे का प्रयोग करेंगे। विद्यापति मैथिली कवि, विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। अब बोलिए, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एक बनेगा। विद्यापति कौन कवि थे? मैथिली कवि। विद्यापति कौन कवि थे? मैथिली कवि। इसीलिए बोले यहाँ पे आपको फंसा सकता है। पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ किस भाषा में रचना की गई है? तो यहाँ पे मैथिली ना देकर हम क्या देंगे? संस्कृत भाषा में। इस भाषा में इस ये लाइन हमें ये क्या बता रहा है कि विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। बोलो। अपि च बहुनाम संस्कृत ग्रंथानाम, संस्कृत ग्रंथानाम निर्मातापि विद्यापति रासित, विद्यापति रासित इति तस्य विशिष्टता, विशिष्टता संस्कृत विषय अपि, संस्कृत विषय अपि प्रभुता अस्ति, प्रभुता अस्ति, प्रभुता अस्ति। अपि च, तो च का प्रयोग एक शब्द पहले करना है। कैसे? और भी बहुनाम मतलब बहुतों के, संस्कृत ग्रंथा नाम, संस्कृत ग्रंथों के, षष्ठी विभक्ति बहुवचन लग रहा है, इसमें भी नाम लग गया, इसमें भी नाम लग गया। तो बहुतों के संस्कृत ग्रंथों के निर्माता अपि, निर्माता अपि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? निर्माता जोड़ अपि, निर्माता जोड़ अपि। निर्माता मतलब निर्माता, अपि मतलब भी, निर्माता भी विद्यापति रासित, विद्यापति रासित। तो विद्यापति रासित का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्यापति ही जोड़ आसित, विद्यापति ही जोड़ आसित। विद्यापति आसित मतलब थे। कैसे? और भी बहुतों संस्कृत कथा ग्रंथ के निर्माता भी विद्यापति थे, विद्यापति थे। इति, इति मतलब ऐसा,
तस्य मतलब उसका या उनका, विशिष्टता मतलब विशेषता, संस्कृत विषय में अपि मतलब भी, संस्कृत विषय में भी प्रभुता मतलब बहुत अधिक, बहुत अधिक, अस्ति मतलब है, अस्ति का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, है। तो इस लाइन का पूरा अर्थ फिर से देख लीजिए, कैसे और भी बहुतों संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी विद्यापति थे, ऐसा उनका विशिष्टता संस्कृत विषय में भी बहुत अधिक है। किनका विशिष्टता, विद्यापति जी का। किसका, विद्यापति जी का। किसका मित्रों, विद्यापति जी का। ये एक मैथिली कवि तो थे ही, साथ ही संस्कृत में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा रचना किए हैं, गद्य एवं पद का क्या किए हैं, रचना किए हैं। इसीलिए यहाँ पे ये लाइन बताता है कि यह एक मैथिली कवि थे, लेकिन और भी बहुतों संस्कृत ग्रंथों के निर्माता या रचना भी विद्यापति, रचनाकार भी विद्यापति थे, ऐसा उनके क्या है, एक विशिष्टता था। विशिष्टता संस्कृत विषय में भी बहुत अधिक है, संस्कृत विषय में भी बहुत अधिक है। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया ना। इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव संभवतः नहीं पूछ सकता है, अब पूछेगा तो आगे हम कुछ ऑब्जेक्टिव बताए हैं उससे उसको स्पष्ट कर लेंगे। बोलो, प्रस्तुते पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। विद्यते प्रस्तुते मीन्स क्या, प्रस्तुत में, या पाठे मतलब पाठ में। अब प्रस्तुत क्या होता है, आपकी बुक में विद्यापति जी एक अलस नामक कथा क्या किया है, प्रस्तुत किया है। इसको हम कह सकते हैं रचना नहीं बल्कि क्या, हम लोगों के समक्ष यह पाठ क्या किया, उन्होंने प्रस्तुत किया है। क्या किया है, प्रस्तुत किया है, जिसमें आलस नामक दोष के निरूपण में व्यंग्यात्मिका, व्यंग के रूप में। अब व्यंग क्या होता है, जैसे देखेगा कोई लड़का काला है, अब उसका व्यंग कैसे करें, कहेगा यानी काला है, लेकिन कहेगा इतना गोरा चीटा लड़का हम कहीं देखे नहीं हैं, तो इस पे क्या हो गया, उस लड़का पर व्यंग हो गया। उसी प्रकार ये आलस नामक दोष पर एक व्यंग के रूप में कथा प्रस्तुत किया है। एक व्यंग के रूप में क्या किया, कथा को प्रस्तुत किया है। वही कह रहा है कि प्रस्तुत पाठ में आलस्य नामक दोष का निरूपण व्यंग के रूप में कथा प्रस्तुता व विद्यते, मतलब कहानी प्रस्तुत है, कहानी प्रस्तुत है। तो विद्यते मतलब या तो हम विद्यमान भी दे सकते हैं, नहीं तो है डायरेक्ट है भी दे सकते हैं, है भी दे सकते हैं। मतलब प्रस्तुत पाठ में आलस्य नामक दोष के निरूपण व्यंग के रूप में कहानी प्रस्तुत है, कहानी प्रस्तुत है। बोलो, नीतिकाराः आलस्यम रिपुरूपम मन्यन्ते। मन्यन्ते नीतिकारा मतलब क्या, जो नीतिकार हैं, जो नीतिज्ञ हैं, जो नीति जानते हैं, वे आलस्यम मतलब आलस्य को, रिपु रूपम, रिपु मतलब होता है शत्रु, रिपु का मतलब क्या होता है, शत्रु के समान, मन्यन्ते मतलब मानते हैं। नीतिकार आलस्य जैसे अवगुण को शत्रु के समान मानते हैं, शत्रु के समान क्या करते हैं, मानते हैं। अब नीतिकार किसे शत्रु के समान मानते हैं, आलस्य को। किसे मानते हैं, आलस्य को। एक ऑब्जेक्टिव इससे बन सकता है,
और ये ऑब्जेक्टिव भी पिछले वर्ष पूछा गया है कि नीतिकार, निम्न में से नीतिकार किस दोष को शत्रु के समान मानते हैं? तो किस दोष को? आलस्य नामक दोष को, आलस्य नामक दोष को। कोई दिक्कत नहीं ना? क्या करें, एक बार इसका हिंदी बता दे फिर से। ठीक है, चलिए इसको पहले साफ कर लेते हैं। यह पाठ विद्यापति जी द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ के विशेष भाग हैं, विशेष भाग हैं। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में कथा के रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व को वर्णन करता है और दोषों के निवारण के लिए शिक्षा देता है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे और भी बहुतों संस्कृत ग्रंथों के रचनाकार भी विद्यापति थे। ऐसा उनका विशिष्टता संस्कृत विषय में भी बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। प्रस्तुत पाठ में आलस्य नामक दोष के निरूपण व्यंग्य के रूप में कहानी प्रस्तुत है। नीतिकार आलस्य को शत्रु के समान मानते हैं, शत्रु के समान मानते हैं। तो चलिए देखते हैं इनका हिंदी अर्थ क्या दिया हुआ है, देख लीजिए। यह पाठ विद्यापति जी द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ का विशेष अंश या हिस्सा, अंश या हिस्सा या भाग, अंश या हिस्सा या भाग है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में कथा के रूप से विभिन्न मानवीय गुणों के महत्व का वर्णन करती है और दोषों के निवारण या दूर करने के लिए शिक्षा देती है। निवारण या दूर करने के लिए क्या देती है? तो विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे और भी बहुत संस्कृत ग्रंथों का निर्माता या रचनाकार भी विद्यापति थे। ऐसी उनकी विशिष्टता संस्कृत विषय में भी बहुत हैं, संस्कृत विषय में भी बहुत हैं। प्रस्तुत पाठ में आलस्य नामक दोष के निरूपण में व्यंग्य स्वरूप कथा प्रस्तुत है। नीतिकार लोग आलसी को दुश्मन के स्वरूप मानते हैं। नीतिकार लोग आलस्य को दुश्मन के स्वरूप मानते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? अब चलते हैं, इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव है उनको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए बोलिए, अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन हैं? आप लोग बोलिए, आंसर दीजिए। अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन हैं? विद्यापति जी हैं। देखते हैं विद्यापति जी हैं और कोई और है। विद्यापति जी हैं। कौन है? आगे 2 नंबर बोलो। अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से या पुरुष परीक्षा ग्रंथ से, पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है। तीसरा है, अलस कथा पाठ किसके गुणों का वर्णन करता है? किसके गुणों का? मानव के गुणों का वर्णन करता है। किसके गुणों का वर्णन करता है? अलस कथा पाठ में मानव के किस अवगुण का वर्णन किया गया है? किस अवगुण का? आलस्य। किस अवगुण का? आलस्य नामक अवगुण का क्या किया गया है? वर्णन किया गया। फिर से एक बार बोलिए, अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है?
कौन है? अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? किस ग्रंथ से लिया गया है? अलस कथा पाठ किसके गुणों का वर्णन करता है? मानव के गुणों का। किसके गुणों का? अलस कथा पाठ में मानव के किस अवगुण का वर्णन किया गया है? आलस्य नामक अवगुण का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। इसमें और ऑब्जेक्टिव, पांचवा ऑब्जेक्टिव देखिए, विद्यापति कौन थे? बोलिए कौन थे? मैथिली कवि थे या मैथिल कवि थे, ये भी दे सकते हैं। मैथिली कवि थे। कौन थे? मैथिली कवि थे। मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? विद्यापति जी। कौन प्रसिद्ध है? विद्यापति जी। नीतिकार लोग आलस्य को किसके समान मानते हैं? किसके समान? शत्रु के समान मानते हैं। किसके समान? रिपु या शत्रु के समान मानते हैं। इससे बाहर ऑब्जेक्टिव कहीं से नहीं पूछेगा। जितना ऑब्जेक्टिव बता दिए इतना ऑब्जेक्टिव पर्याप्त है इस स्टेप के लिए। ठीक है, तो एक बार फिर से बोलिए, विद्यापति कौन थे? मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? नीतिकार लोग आलस्य को किसके समान मानते हैं? शत्रु के समान मानते हैं। किसके समान मानते हैं? शत्रु के समान मानते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? यहां तक समझ में आ गया ना? ऑब्जेक्टिव हिंदी अर्थ जो कुछ भी था हम सब कुछ बताने का प्रयास किए, तोड़ तोड़ करके। अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है। बोलो, आसीत मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्रे। वीरेश्वरो नाम मंत्रे। आसित मतलब क्या? था। आसित मतलब क्या होता है? था या थी। मिथिलायाम मतलब मिथिला में। मिथिलायाम मतलब क्या हो जाएगा? मिथिला में। वीरेश्वरो मतलब वीरेश्वर। नाम मतलब नामक। मंत्री, इसको हम सबसे लास्ट मिलाएंगे हिंदी में। किसी मिथिला में वीरेश्वर नामक मंत्री थे। मिथिला में वीरेश्वर नामक मंत्री थे। बोलो, स्वभावात् दानशीलः कारुणिकस्य सर्वे भयो दुर्गते भयो अनाथे भयस्य। देखिए ये शब्द लंबा है, इसको हम तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे। ठीक है, संधि विच्छेद के द्वारा हो जैसे हो, हम उसको तोड़ेंगे पहले शब्द को, उसके बाद पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़िए फिर शब्द को, बड़ा है थोड़ा। बोलो, सर्वे भयो दुर्गते भयो अनाथे भयस्य। अब इनको एक साथ पढ़िए। सर्वे भयो दुर्गते भयो अनाथे भयस्य। सर्वे भयो दुर्गते भयो अनाथे भयस्य। बोलो, प्रत्यम इच्छा भोजनम इच्छा भोजनम प्रत्यम इच्छा भोजनम दापयति दापयति। स का प्रयोग कहाँ करेंगे? एक शब्द पहले हिंदी में तो। और स मतलब वह मतलब कौन? वीरेश्वर। वह किस शब्द के यानी किसके लिए आया है? वीरेश्वर के लिए आया। कैसे? और वह स्वभावात् मतलब स्वभाव से। स्वभावात् मतलब क्या? स्वभाव से। हम लोग जिसको कहते हैं फलना के नेचर सही है, तो नेचर शब्द प्रचलन में है। कोई शब्द को का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन नेचर का मतलब क्या होता है? स्वभाव होता है।
क्या होता है? स्वभाव। कैसे? और वह स्वभाव से, लेकिन वह नहीं आना चाहिए। यहाँ पे आदर सूचक शब्द के लिए हम लगा सकते हैं यहाँ पे वे। कैसे? और वे स्वभाव से दानशील है। दानशील। कारुणिकस का संधि विच्छेद क्या होगा? कारुणिकः। कारुणिकः जोड़ च। कारुणिकः जोड़ च। तो च का प्रयोग एक शब्द पहले। दानशील और कारुणिक मतलब होता है दयावान। कारुणिक का मतलब क्या होता है? दयावान। कैसे? और वे स्वभाव से दानशील और दयावान थे। दानशील और दयावान थे। सर्वे भयो दुर्गते भयो अनाथे भयस। पहले इसका संधि विच्छेद बताओ क्या होगा? इसका संधि विच्छेद हो जाएगा सर्वे भयः जोड़ अनाथे भयः। सर्वे भया। दुर्गते भैया कहाँ दिया तुम लोग? तुम लोग के चक्कर में जो है ना हम भी अनाथे भयस लिख दिए। सर्वे भया जोड़ दुर्गते। दुर्गते भयः जोड़ अनाथे भयः जोड़ च। अनाथे भयः जोड़ च। सर्वे भया मतलब क्या? सभी को। चतुर्थी विभक्ति बहुवचन आ गया। सभी को। दुर्गते भया। जो दुर्गत कौन होता है? जो दीन होता है, गरीब होता है, उसका दुर्गति होता है। तो गरीबों हम दे सकते हैं यहाँ पे गरीबों को। अनाथे भयस। भयः मतलब अनाथों को। सभी गरीब और अनाथों को। चौ का प्रयोग कर चुके हैं हम लोग। सभी गरीब और अनाथों को। प्रत्यम इच्छा भोजनम। इसका संधि विच्छेद होगा प्रत्यम। जोड़ इच्छा भोजनम। इच्छा भोजनम। प्रत्यम मतलब हो जाएगा प्रत्येक दिन या प्रतिदिन। इच्छा भोजनम इच्छा अनुसार भोजन। इच्छा अनुसार भोजन। दापयति मतलब दिलाते थे। दापयति मतलब दिलाते थे। फिर लाइन का अर्थ देख लीजिए। कैसे? और वे स्वभाव से दानशील और दयावान थे। वे सभी गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन इच्छा अनुसार भोजन दिलाते थे। इच्छा अनुसार भोजन दिलाते थे। तो बोलिए कौन इच्छा अनुसार भोजन दिलाते थे गरीबों और अनाथों को? वीरेश्वर। इससे संबंधित 2 लाइन से ऑब्जेक्टिव देखिए। देगा वीरेश्वर नामक मंत्री कहाँ रहते थे? वीरेश्वर नामक मंत्री कहाँ रहते थे? वीरेश्वर नामक मंत्री स्वभाव से कैसा था? दानशील और दयावान थे। स्वभाव से कैसे थे? वीरेश्वर प्रत्येक दिन किसे इच्छा अनुसार भोजन दिलाते थे? तो गरीबों और अनाथों को। गरीबों और अनाथों को। गरीबों और प्रत्येक दिन इच्छा अनुसार भोजन दोस्तों दिलाते थे। यहां तक समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं। बोलो तन मध्य अल से भयो अप्य अनवस्त्रे। अनवस्त्रे। तन मध्य अल से भयो अप्य अनवस्त्रे।
अप्य अन्वस्त्रे दापयति, दापयति। चलिए इसका संधि विच्छेद बोलिए तो क्या होगा? इसका संधि विच्छेद होगा तत् जोड़ मध्य, तत् जोड़ तत् जोड़ मध्य जोड़ अल से भयः, अल से भयः जोड़ अपि जोड़ अन्वस्त्रे, अपि जोड़ अन्वस्त्रे। तत् मतलब उसी, मध्य मतलब क्या हो जाएगा? बीच में, उसी बीच में। अल से भयः मतलब आलसियों को, अपि मतलब भी, आलसियों को भी, अन्वस्त्रे मतलब अन्न और वस्त्र, दापयति मतलब दिलाते थे। गरीबों और अनाथों को तो दिलाते ही थे, उसी के बीच वे वीरेश्वर नामक मंत्री राजा मिथिला के राजा से आलसियों को भी अनवस्त्र दिलाते थे, आलसियों को भी क्या करते थे? अनवस्त्र दिलाते थे। समझ में आ गया? फिर से देखिए इसका अर्थ एक बार बोल देते हैं। मिथिला में वीरेश्वर नामक मंत्री थे या रहते थे, ये भी दे सकते हैं आप, और वे स्वभाव से दानशील और दयावान थे। वे सभी गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन इच्छा अनुसार भोजन दिलाते थे। उन्हीं बीच में आलसियों को भी अन्न और वस्त्र दिलाते थे, अन्न और वस्त्र दिलाते थे। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आ गया ना? अब चलिए इससे संबंधित कुछ दो अथी है, श्लोक है, इसको जानते हैं। बोलो निर्गतिराम च सर्वेषाम् अलसः प्रथमो मतः, निर्गतिराम च सर्वेषाम् अलसः प्रथमो मतः, निर्गतिराम च सर्वेषाम् अलसः प्रथमो मतः, किंचिन क्षमते कर्तुम जठरेणापि वहिना, जठरेणापि वहिनाः, किंचिन क्षमते कर्तुम जठरेणापि वहिना, जठरेणापि वहिना। देख लीजिए निर्गति नाम, निर्गति नाम मतलब षष्ठी विभक्ति बहुवचन आ गया। निर्गति नाम का अर्थ हो जाएगा जैसे संकट ग्रस्तों में, निर्गति नाम मतलब संकट ग्रस्तों में, छ मतलब और, किसी और संकट ग्रस्तों में या संकट के समय में या संकट ग्रस्तों में सर्वेषाम् अलसः, सर्वेषाम् अलसः, सर्वेषाम् अलसः का संधि विच्छेद हो जाएगा सर्वे साम जोड़ अलसः, सर्वेषाम जोड़ अलसः। सर्वेषाम मतलब सभी के, अलसः मतलब आलसियों के। संकटग्रस्तों में सभी आलसियों का प्रथमो मतलब प्रथम, मतः, मतः मतलब वैसे एक है भी होता है लेकिन हम देंगे यहाँ स्थान है। संकटग्रस्तों में सभी आलसियों का प्रथम स्थान है। इस लाइन का पूरा अर्थ हो जाएगा और संकटग्रस्तों में सभी आलसियों का प्रथम स्थान है। किंचिन मतलब कुछ भी नहीं, कर्तुम यानी क्षमते मतलब करते हैं, क्षमते कर्तुम कर सकते हैं। जठरेणापि, जाठरेणापि का संधि विच्छेद हो जाएगा जाठरेन जोड़ अपि, जाठरेन जोड़ अपि। जाठरेन मतलब क्या?
पेट, जठर का मतलब क्या? पेट। जठर का मतलब क्या? पेट। वहीना मतलब होता है अग्नि। अब बोलो तो पेट में भी आग लगती है क्या? आप लोग आंसर दीजिए, लगती है या नहीं लगती है? जी लगती है। जब आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा भूख लगती है तो कैसा लगता है? पेट में जलन महसूस होते रहता है। और समय हम लोग कहते हैं कि भूख से से पेट में आग लगा देना से, भूख से पेट में किए से चूहा कूद रहल से, चूहा की बह रहल से, कूद रहल से, इस प्रकार हम लोग बोलते हैं। तो इसीलिए विद्यापति महोदय जी कहते हैं कि संकट ग्रस्तों में सभी आलसियों का प्रथम स्थान है। वे पेट के अग्नि से तप्त होकर भी, पेट के अग्नि अर्थात भूख यानी भूख से तप्त होकर भी वे कुछ नहीं करना चाहते हैं। वे कुछ नहीं करना चाहते हैं। कौन? आलसी। कौन? आलसी। कुछ भी करना नहीं चाहते हैं, कुछ भी करना नहीं चाहते हैं। फिर से देखिए, विद्यापति महोदय जी कहते हैं कि संकट के समय में या संकट ग्रस्तों में सभी आलसियों का प्रथम स्थान है। वे पेट की अग्नि यानी भूख रूपी ज्वाला से तप्त होकर भी वे कुछ भी करना नहीं चाहते हैं। वे कुछ भी करना नहीं चाहते हैं। कौन कुछ भी नहीं करना चाहते हैं? आलसी पुरुष। कौन? इस श्लोक समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े ना? बोलो, ततो अलस पुरुषानाम, ततो अलस पुरुषानाम तत्रेष्ठ लाभम, तत्रेष्ठ लाभम, तत्रेष्ठ लाभम श्रुत्वा, श्रुत्वा बहवस तुंद परिमिर्जास तत्र, परिमिर्जास तत्र। इसको तोड़िए, तोड़ के पढ़िए तो पढ़ने के लिए हो जाएगा। एकाएक पढ़ कहिएगा कि हम पढ़ लें, वो संभव नहीं है। हाँ, ज़्यादा प्रैक्टिस है तो आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन बोलो बहवस तुंद परिमिर्जास तत्र, परिमिर्जास तत्र। अब एक साथ बोलिए, बहवस तुंद परिमिर्जास तत्र वर्तुली बभूवुः, वर्तुली बभूवुः यतः, यतः। चलिए इसका देखते हैं। ततो अलस पुरुषानाम का संधि विच्छेद पहले बोलिए क्या होता है? तो ततः जोड़ अलस, ततः जोड़ अलस, इसी में लगा लीजिए पुरुषानाम। ततः जोड़ अलस पुरुषानाम। ततः मतलब क्या? इसके बाद। ततः का मतलब क्या? ततः का मतलब अलस पुरुषानाम, आलसी पुरुषों के, आलसी पुरुषों के तत्रेष्ठ लाभम, तत्रेष्ठ लाभम। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तत्र जोड़ इष्ट लाभम, तत्र जोड़ इष्ट लाभम। तत्र मीन्स क्या? वहां। इष्ट मतलब होता है इच्छित, इच्छित क्या? इच्छा के अनुसार। लाभम मतलब लाभ को। कैसे? इसके बाद अलस पुरुषों के वहां इच्छित लाभ को श्रुत्वा, क्या? श्रुत्वा। देखिए, शुरु धातु में कत्वा प्रत्यय के लगने से ये शब्द बना श्रुत्वा। शुरू जोड़ कत्वा, ये क्या? एक प्रत्यय है, संस्कृत का प्रत्यय है। ठीक है? तो श्रुत्वा का अर्थ हो जाएगा सुनकर,
श्रुत्वा का अर्थ क्या हो जाएगा? सुनकर। बर्तुली बभुवु इतने बहबस तुंद परिमिर्जास। इसका संधि विच्छेद बोलो। बह वह जोड़ तुंद तुंद परी मिर्जा मिर्जाह परी मिर्जाह जोड़ तत्र परी मिर्जाह जोड़ तत्र। बहवा मतलब क्या? बहुत। बहवा मतलब क्या? बहुत। संख्या बतलाने के लिए। देखिए एक अति होता है, एक अति मतलब भी होता है, अति बहुत होता है। ये हमें संख्या नहीं बताता है, बल्कि किसी व्यक्ति यानी किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए कुछ चीज को बताते हैं। कुछ जैसे मान लीजिए मेरे अंदर गुण है, तो कितना गुण है वो हम नहीं गिनते, लेकिन कहते हैं बहुत गुण है। तो वहां पे हम क्या अति का प्रयोग करेंगे। जैसे मिठाई बहुत मीठी है, मिठाई बहुत मीठी है, तो वहां पे मिठाई की गणना नहीं की जा रही है, बल्कि उनकी विशेषता बतलाई जा रही है। तो ये विशेषता बतलाने में प्रयोग किया जाता है संस्कृत के अंदर। लेकिन ये बहवा का मतलब होता है बहुत, लेकिन यहाँ पे ये बहवा संख्या बतलाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जहाँ पे हम जिस व्यक्ति या वस्तु को गिनती नहीं कर पाते हैं, तो वहां पे हम कह देते हैं बहुत है। ठीक है, तो बहवा मतलब क्या होगा? बहुत। तुंद परिमिर्जा, तुंद मतलब जानते हो क्या होता है? तुंद मतलब पेट होता है, तौंद। कैसे बहुत से तौंद बढ़े हुए, तौंद बढ़े हुए। तत्र मतलब वहां। बर्तुली बभुवु मतलब जमा हो गए। बर्तुली बभुवु मतलब जमा हो गए। इस लाइन का अर्थ देख लीजिए फिर से। कैसे इसके बाद अलस पुरुषों के इच्छित लाभ को सुनकर बहुत से तौंद बढ़े हुए, बहुत से तौंद बढ़े हुए व्यक्ति जमा हो गए। तौंद बढ़े हुए व्यक्ति क्या हो गए? जमा हो गए। यतः, यतः मतलब क्या होता है? क्योंकि। यतः का मतलब क्योंकि। समझ में आ गया ये? कोई दिक्कत नहीं, नहीं ना? ये पढ़ा देने यह श्लोक। बोलो अस्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषां पि संहते। अस्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषां पि संहते। सजातीनां सुखम दृष्ट्वा केन धावन्ति जन्तवः। सजातीनां सुखम केन धावन्ति जन्तवः। सजातीनां सुखम दृष्ट्वा केन धावन्ति जन्तवः। कैसे? अस्थिति सौकर्य मूला मतलब क्या? अपने अनुकूल स्थिति, अपने अनुकूल स्थिति। सर्वेषांपि, सर्वेषांपि का संधि विच्छेद क्या? सर्वेषां, सर्वे शाम जोड़ अपि। सर्वेषां जोड़ अपि, सर्वेषां जोड़ अपि, सर्वेषां जोड़ अपि। सर्वेषां मतलब क्या? सभी। अपि मतलब भी। कैसे? सभी। संहते मतलब होता है चाहते हैं। अब आप ही लोग बताइए कि कौन सा ऐसा जीव है जो अपने अनुकूल स्थिति नहीं चाहेगा? मतलब उसके मन में जो हो और वो बिना कोई परिश्रम किए मिल रहा है, तो कौन नहीं चाहेगा कि हमको वो मिले? सब व्यक्ति चाहेगा ना कि हमको वो मिल जाना चाहिए। तो यह श्लोक वही कह रहा है कि अपने अनुकूल स्थिति सभी जीव चाहते हैं।
सजाति नाम, सजाति नाम मतलब अपने, जाति नाम मतलब जातियों के, अपने जातियों के सुखम मतलब सुख को, दृष्टवा इसमें भी कत्वा प्रत्यय आ गया, देखकर, अपने जाति के सुख को देखकर, के ना, के मतलब कौन, न मतलब नहीं, धावंती मतलब दौड़ते हैं, जंतवा मतलब जंतु या प्राणी, कैसे अपने जाति के सुख को देखकर कौन नहीं दौड़ते हैं, अर्थात सभी दौड़ते हैं। कभी हम लोग भैंस चराने और गए होंगे तो उसमें देखिएगा, नहीं गए हैं तो अगर कहीं भैंस उस चरता हुआ मिलेगा आप लोग रुक कर देखिएगा, अगर कोई एक भैंस किसी के जजायत में चला जाए, किसी का फसल खाने के लिए चला जाए, तो उसके बाद जितने भी बगल में और भैंस चल रही होगी वो सभी धीरे धीरे उस खेत में चले जाते हैं, धीरे धीरे उस खेत में चले जाते हैं। जाते हैं या नहीं जाते हैं? जाते हैं। यह श्लोक, इस श्लोक में सुप्रसिद्ध मैथिली कवि विद्यापति जी कहते हैं कि अपने अनुकूल स्थिति सभी जीव चाहते हैं और अपने जाति के सुख को देखकर कौन नहीं दौड़ते हैं, कौन नहीं उस ओर दौड़ते हैं, अर्थात सभी दौड़ते हैं, अर्थात सभी दौड़ते हैं। समझ में आया यह श्लोक? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ें, चलिए इनका हिंदी देख लेते हैं। हिंदी अर्थ देख लीजिए। मिथिला में वीरेश्वर नामक मंत्री थे और वे स्वभाव से दानशील और दयावान थे। सभी संकटग्रस्तों और अनाथों को प्रतिदिन इच्छा अनुसार भोजन दिलाते थे, क्योंकि संकटग्रस्तों में आलसियों का प्रथम स्थान है। वे पेट की भूख रूपी ज्वाला से तप्त होकर भी कुछ नहीं करना चाहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते हैं। अभी बताएं आप लोगों को वह सब। इसके बाद आलसी पुरुषों के वहां इच्छित लाभ को सुनकर बहुत से तौंद बढ़े हुए लोग जमा हो गए, क्योंकि अपने अनुकूल स्थिति सभी जीव चाहते हैं। अपने जाति के सुख को देखकर कौन जंतु उस ओर नहीं दौड़ते हैं, अर्थात सभी उस ओर दौड़ते हैं, अर्थात सभी उस ओर दौड़ते हैं। चलिए मित्रों, इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव है उनको भी कर लेते हैं। चलिए बोलिए, वीरेश्वर कहाँ रहता था? वीरेश्वर कहाँ रहता था? मिथिला में रहता था। कहाँ रहता था? मिथिला में। वीरेश्वर कहाँ रहता था? मिथिला में। वीरेश्वर कौन था? बोलिए, कौन था? मंत्री था। वीरेश्वर कौन था? मंत्री था। वीरेश्वर कौन था? कहाँ का मंत्री? मिथिला का मंत्री। कहाँ का मंत्री? वीरेश्वर स्वभाव से कैसा था? चलिए देखते हैं वही आंसर है या कोई अन्य है। केवल दयावान दिया हुआ है, तो हो सकता है दानशील भी अगर देना तो अक्सर दयावान ही पूछेगा। क्या हो रहा है इसको रे? मिथिला में वीरेश्वर राजा से किसे अन्न और वस्त्र दिलाते थे? मिथिला में वीरेश्वर राजा से किसे अन्न और वस्त्र दिलाते थे? किसे दिलाते थे? गरीब और अनाथों को। गरीब और अनाथों को। किसे? और बोलिए,
संकटग्रस्तों में आलसियों का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। फिर से एक बार ऑब्जेक्टिव बोल दीजिए। वीरेश्वर कहाँ रहता था? मिथिला में। वीरेश्वर कौन था? मिथिला का मंत्री। मिथिला का वीरेश्वर स्वभाव से कैसा था? दयावान था। मिथिला में वीरेश्वर राजा से, यहां पे कोमा होता, राजा से किसे अन्न और वस्त्र दिलाते थे? गरीब और अनाथों को। गरीब और संकटग्रस्तों में आलसियों का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, स्टॉप करते हैं। आज के लिए हम रस कथा पाठ में इतना ही रखेंगे। अगले स्टेप नेक्स्ट वीडियो में हम हर संभव प्रयास किए हैं कि आप लोग संस्कृत को खुद से पढ़ें और मेरे पढ़ाया हुआ जो भी कंटेंट है वो ठीक से समझें। संभवतः आप लोग समझे भी होंगे, आशा करते हैं। अगर ना समझे हो तो कमेंट्स करके आप बता सकते हैं, सर ये टॉपिक में मुझे दिक्कत परेशानी है, आप इनको फिर से बता दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि इनको फिर से बताएं। और इससे संबंधित जो कुछ भी था हम देने का प्रयास किए हैं, जितना संभव बन पाया हमसे। और आप अगर इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं तो आपको संस्कृत में 90+ स्कोर करने से कोई रोक नहीं सकता है। 90+ आना ही आना है। इसीलिए आप लोगों को अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कमेंट्स के साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में अगर और डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों को ये वेबसाइट, सब पहले से ही वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है वीडियो के नीचे। और पहला और दूसरा चैप्टर का पूर्ण सॉल्यूशन यूट्यूब पर कर दिए हैं, पार्ट वाइज किया हुआ है। और सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, साथ ही कमेंट्स बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग प्रयास कीजिएगा कि पहले पार्ट 1 अध्याय 1 अध्याय 2 पढ़ के तब ये इस पर आए अध्याय 3 पर। तो शुरुआती तौर पे अगर आप शुरुआती ढंग से पढ़ते हैं, शुरुआत किसी भी विषय को शुरुआती स्तर से पढ़ते हैं तो आगे बेटर समझ में आएगा। नहीं तो आपकी इच्छा पर डिपेंड है। अगर समझ में आती है तो आप इनसे भी कर सकते हैं, यहाँ से भी। तो आज के लिए हम इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।